बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो भरपूर तवज्जो से सुन रहे होंगे। सेकेंड ईयर इंग्लिश में बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें बेटा हम एसे राइटिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 5 लेक्चर्स में बेटा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शंस में से नाउन करेक्शन की थी। नाउन की बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कितनी तरह के नाउन्स होते हैं, टाइप्स हमने पढ़ी थी और उसकी जो पॉसिबल करेक्शन है उसके रूल्स पढ़े थे। मतलब वो हमने बेटा चीज़ें देखी थी, वो रूल्स देखे थे जिनको हम यूज़ करते हुए, नाउन्स का यूज़ करते हुए गलती कर जाते हैं। और तो बेटा हमने उनके रूल्स पढ़े और उनकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। अब बेटा आज हम ऐसे राइटिंग पढ़ेंगे। ऐसे राइटिंग सेकेंड ईयर के अंदर बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरऑल भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एग्ज़ाम से हट के बात करूं, क्योंकि अगर आपको मज़ामीन लिखने आ जाते हैं, एसेस लिखने आ जाते हैं, तो बेटा आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। आपको सिर्फ करना क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट लेना होता है, फिर आपको क्रैमिंग से आपकी जान छूट जाती है, रट्टा मारने से जान छूट जाती है अगर आपको एसे राइटिंग पर अबूर हासिल हो जाए, उर्दू में या इंग्लिश में। तो आप फिर अपने सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। तो बेटा ऐसे राइटिंग का एक तो फ़ायदा आपका ये है। सेकेंडली कि ये आपका जनरली यूज़ होता ही है। सेकेंडली बेटा अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेकेंड ईयर इंग्लिश के अंदर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 बेटा क्वेश्चंस आते हैं, 4 टॉपिक्स आते हैं सेकेंड ईयर के पेपर में, बोर्ड के पेपर में, और उनमें से एक टॉपिक पर हमने एसे लिखना होता है। तो आज का बेटा जो हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर है वो बेसिकली एसे का तारुफ है, एसे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है एसे का, और हम एसे लिखते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इनका ख्याल रखते हैं, यानी कि डूज जो हमने करना ही करना है लाजमी एसे लिखते हुए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने एसे लिखते हुए अवॉइड करनी है, यानी कि डॉट्स। तो बेटा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एसेस, ऐसे होते क्या है, मज़म एसेस होते क्या हैं, मज़ामीन होते क्या हैं। एन essay is simply a combination of several paragraphs rather than one paragraph that supports a single point. मज़मून जो है वो मुख्तलिफ पैराग्राफ्स का एक इम्तजाज होता है, मजमुआ होता है बनिस्बत एक पैराग्राफ के, और यही डिफरेंस है इसके दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान। ठीक है, और ये सारे का सारा ऐसे एक सिंगल बेटा पॉइंट पे घूम रहा होता है, यानी कि एक सिंगल हमारा जो थीसिस स्टेटमेंट होता है, हमारा जो स्टांस होता है, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसके बारे में, उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। इन एन ऐसे सब्जेक्ट शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन अ पैराग्राफ। फॉर दैट रीज़न एन essay इज़ लॉन्गर देन अ पैराग्राफ। बेसिकली जो एसेज हैं बेटा उनके अंदर मौजू अहम होता है, किस मौजू पर हम मजमून लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बेटा हम जो है वो पैराग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए पैराग्राफ्स की इम्पोर्टेंस नहीं होती कि हमें हमारा जो मौजू है, जितने मर्जी पैराग्राफ में हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको करते हैं। पैराग्राफ की हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती। द मेन आइडिया और पॉइंट डिवेलप्ड इन एन essay is called the thesis statement और थीसिस सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ठीक है, वो मेन आइडिया जिसके ऊपर हम मजमून लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, वो हमारा एसे होता है, वो बेसिकली हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है, या उसको हम थीसिस सेंटेंस ऑफ एसे भी कहते हैं। ठीक है, this thesis statement appears in the introductory paragraph and it is then developed in the supporting paragraphs that follow. बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आती है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन होता है ऐसे का पहला पैराग्राफ होता है उसके अंदर आती है। ये हमारा स्टांस होता है। ठीक है, कि हम बेसिकली किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा वो उसके बारे में जो हम लिखते हैं इंट्रोडक्टरी लाइंस, बेसिकली उसी के अंदर हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है।
और इसी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर हम आगे क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसे है और ऐसे में एक आपने एक मजमून लिख रहे हैं और मजमून का टॉपिक क्या है, क्या जो मुसलमान हैं वो तखरीबकार होते हैं, ये सवाल है। और आप बेटा इसका जवाब देते हैं अपने मजमून में और आप लिखते हैं कि नहीं, मुसलमान तखरीबकार नहीं होते। तो ये जो बेटा स्टेटमेंट है ना, आपका स्टांस है, ये बेटा आपका एसे का थीसिस स्टेटमेंट है। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आता है और फिर इसी अपने दावे को साबित करने के लिए आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है। और लेकिन अगेन आपकी हर एग्जाम्पल इसी चीज़ से आके कनेक्ट होती है कि नहीं, मुसलमान तकरीबकार नहीं होते। कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्लोजेज द एसे, एक जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, ख़तामिया जो होता है बेटा, वो ऐसे को बंद करता है, ख़त्म करता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एसेस, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव। बेटा आपके पेपर्स में, आपके एग्जाम्स में दो तरह के मज़ामीन होते हैं, ठीक है। दो तरह के मज़ामीन आएंगे सेकेंड ईयर में। एक बेटा नैरेटिव ऐसे है और एक बेटा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। नैरेटिव नरेट करना, कहानी सुनाना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम किसी हिस्टोरिकल जगह पे विजिट किया है हमने, उसकी कहानी सुनाते हैं। कोई वाक़या हुआ है, उसकी कहानी जो बयान करते हैं बेटा, वो नैरेटिव एसेस के अंदर आती हैं। अ विजिट टू हिल स्टेशन, ठीक है, कि कभी हिल स्टेशन पे विजिट किया था तो उस पर मजमून लिखना है। तो अ विजिट टू म्यूजियम, इस तरह के बेटा पिकनिक, इस तरह के जो मज़ामीन हैं वो नैरेटिव एसेस के अंदर आते हैं। सेकेंडली बेटा जो एसेस होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं, उसके अंदर डिस्क्राइब करना होता है, उसके अंदर डिस्क्राइब करना होता है चीज़ों को, पर्सनस को, प्लेसेस को। लेट्स सपोज अगर आपने माय कॉलेज पे अगर ऐसे लिखना है तो बेटा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा। अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट या इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर पे ऐसे लिखना है तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा। उसके अंदर हम इंटरनेट की तारीफ करेंगे या कंप्यूटर की को डिफाइन करेंगे। उसके अलावा बेटा जो है उसके मुख्तलिफ हिस्सों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना बेटा, डिस्क्राइब करना उसको, ठीक है, हर उसके हिस्से को, वो बेटा डिस्क्रिप्टिव ऐसे। जबकि कहानी की सूरत में किसी वाक्य को नरेट करना, रिवायत करना, बयान करना, वो नैरेटिव ऐसे। तो दो तरह के आपके ऐसेज हम लिखते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। अब बेटा वो तो खैर जनरल बातें थी। मेन चीज़ बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। स्ट्रक्चर क्या होता है? राइटिंग एन एसे इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सेसिव रीडिंग। द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। एन एसे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली बेटा बात यह है कि ऐसे लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। नंबर एक, आप क्रैमिंग करें, आप वोकैबलरी को रटा मारें, सेंटेंस को रटा मारें और फिर बेटा उसको रिप्रोड्यूस कर दें। दूसरा और सबसे बेहतर तरीका जो कि विद प्रैक्टिस आता है वो ये कि बेटा आप कुछ रिप्रोड्यूस करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने की बुक से पढ़ने हैं, और बेटा कुछ जो है बेटा आप क्या करें, अपनी तरफ से क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए से करें। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप इंग्लिश की रीडिंग बेहतर करेंगे। ये जो सेकंड सेंटेंस है, द मोर यू रीड द बेटर यू राइट, ये बिल्कुल ठीक है। जितना आप बेटा बेहतर पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना बेहतर आप लिख सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास वोकैबलरी का मजमुआ होगा। हम क्यों नहीं लिख पाते बेटा कोई चीज़? उसकी रीज़न ये है कि हमें सेंटेंस बनाना आता है, हमें टेंसेस भी आते होते हैं, लेकिन हमारे पास वो वोकैबलरी नहीं होती, वोकैब नहीं होता हमारे पास। तो जब वोकैबलरी हमारे पास नहीं है बेटा, तो हम वो मज़ामीन या कोई चीज़ डिटेल में लिख नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेटा इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर वो यही है कि क्रैमिंग करके और रिप्रोड्यूस करना। अच्छा, एस्से के बेटा तीन हिस्से होते हैं। नंबर एक, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम एस्से को डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कंप्यूटर पर एस्से लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन बताऊँगा, ठीक है, कंप्यूटर आज क्यों ज़रूरी है ये बताऊँगा, ठीक है। इस तरह के जनरल सेंटेंसेस लिखूँगा इंट्रोडक्शन में।
उसके बाद सेकंड हिस्सा होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन में मेरा थीसिस स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, मेरा स्टांस, या अगर डिस्क्रिप्टिव किस्म का ऐसे लिख रहा हूँ तो जिस चीज़ पर ऐसे लिख रहा हूँ, जिस जगह पर ऐसे लिख रहा हूँ, जिस शख्स के बारे में कायदे आजम या अल्लामा इकबाल पर ऐसे लिख रहा हूँ, तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जो सेकंड है मेन बॉडी। मेन बॉडी बेटा क्या है, मेन बॉडी के अंदर क्या है कि ये डिटेल्ड हिस्सा होता है ऐसे का, ठीक है। इंट्रोडक्शन आमतौर पे एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो मेन बॉडी है बेटा ये मिनिमम 3 पैराग्राफ होते हैं, और मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 5, 7, 10, डिपेंड करता है आप किस तरह का ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम 3 पैराग्राफ्स होते हैं। और इन मेन बॉडी में होता क्या है कि जो ऐसे हमने स्टार्ट किया है उसके ऊपर डिटेल्स देना, उसको एग्जाम्पल्स उसके ऊपर देना, जो हमारा स्टांस है, ठीक है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर इंटरनेट पे ऐसे लिख रहे हैं तो मेन बॉडी के अंदर इंटरनेट के फ़वायद आ जाएंगे, इंटरनेट के नुकसानात आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें, मतलब उसके बारे में मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करना। और कंक्लूजन में बेटा आम तौर पे मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन में जो हमने लिखा होता है उसको समराइज करके हम लिखते हैं, ठीक है। ये भी मिनिमम 1 पैराग्राफ होता है। तो ये 3 हिस्से होते हैं किसी भी ऐसे के, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन बेटा आपसे मैं डिटेल में आपसे मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, दोबारा से देख लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन एसे वेयर द राइटर इंट्रोड्यूसेस हिज टॉपिक टू द रीडर। ये बेसिकली पहला पैराग्राफ होता है जहाँ पर जो राइटर है वो अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है रीडर से कि वो किस बारे में बात करने वाला है। जनरली इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग बट अबाउट 4 to 6 लाइन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 to 6 लाइन्स का होता है, लेकिन बेटा ये रिकमेंडेड भी है, और इसमें आपने ख्याल भी रखना है कि हमने पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। आमतौर पे पैराग्राफ की लेंथ 5 to 7 स्टैंडर्ड लेंथ है, 5 to 7 लाइन्स, 5 to 7 सेंटेंसेस। लेकिन आमतौर पे जब हम ऐसे लिखते हैं और एक अच्छा ऐसे लिखते हैं तो बेटा कम से कम आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो कम से कम 10 सेंटेंसेस पर होना चाहिए, तब बोर्ड वाला आपको ज़्यादा नंबर देता है। There is plenty of scope to get creative in the introduction of essays to grab the attention of a reader. आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं अपनी जो इंट्रोडक्टरी लाइंस है उसके अंदर। उससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला होता है बेटा उसकी अटेंशन आपके ऐसे की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है। टू मेक इट इम्पैक्टफुल एन ऐसे कैन बिगन विद एन ऑथेंटिक कोटेशन, अ डेफिनेशन और इवन अ क्वेश्चन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपने ऐसे को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, ज़्यादा कैची बनाने के लिए एसेस का स्टार्ट आमतौर पे हम कोटेशन से करते हैं या डेफिनेशन वगैरह से करते हैं, ठीक है, या फिर बेटा हम जो है वो कोई क्वेश्चन से करते हैं। ये चीज़ मेन है। द ब्यूटी ऑफ एन एसे लाइज इन द कैची सेंटेंसेज। एसे की जो खूबसूरती है बेटा वो कैची सेंटेंसेस के अंदर होती है। शॉर्ट हों, स्टैंडर्ड साइज के हों, लेकिन ईजी हों, कैची हों, वर्ड्स का जो यूज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मेन बॉडी, एन ऐसे मस्ट हैव एटलीस्ट 3 स्पॉटिंग पॉइंट्स कंप्राइजिंग 3 सेपरेट पैराग्राफ्स। अगेन मिनिमम 3 पैराग्राफ ज़रूर होने चाहिए, जो भी आपने जिस चीज़ पर भी ऐसे लिख रहे हैं उसकी डिटेल बताने में। लेकिन अगेन आगे यही लिखा हुआ है कि बेटा जो आपका मेन बॉडी है उसके अंदर 3 से ज़्यादा पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम जो ऐसे बेटा बोर्ड के हवाले से लिखते हैं कम से कम हम 5 पैराग्राफ तो लिखते हैं, मिनिमम हम 5 पैराग्राफ और या 5 या 4 पैराग्राफ मेन बॉडी के ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। और हर पैराग्राफ के अंदर भी अगेन एक क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, यानी कि उस पैराग्राफ के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो पहले सेंटेंस में ही हम बता देंगे। तो ये मेन बॉडी होती है बेटा। इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स से बयान करते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन अगेन हम ब्रीफली रीस्टेट करते हैं जो हमने बेसिकली बयान किया होता है पूरे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। और ये जितना बेटा बेहतर होगा उतना ही हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। अब सबसे पहली चीज़, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड ईयर के पेपर के अंदर। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा तो बेटा उसको 15 में से 14 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने मेन बॉडी में रिक्वायरमेंट पूरी की, मिनिमम पैराग्राफ 3 है वो पूरी करनी है रिक्वायरमेंट, उसने 2 लिखे हैं, नंबर उसके कट जाएंगे, ठीक है। सेम किसी बच्चे ने कंक्लूजन नहीं लिखा तो बेटा उसके नंबर कट जाएंगे। पहली चीज़ तो ग्रामर वगैरह देखे बगैर, ग्रामर के तो कटने ही कटने हैं, स्ट्रक्चर के नंबर भी कटते हैं कि क्या बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है, मेन बॉडी लिखी है, कंक्लूजन लिखा है कि नहीं लिखा। तो बेटा ये चीज़ें हमने बड़े
ध्यान में रखनी है, आप लोगों ने बड़े ध्यान में रखनी है कि आपके एसेस के अंदर 15 मार्क्स का ऐसे, उसके अंदर इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, मिनिमम 1 पैराग्राफ, मेन बॉडी मिनिमम 3 पैराग्राफ, लेकिन अगर अच्छे नंबर चाहते हैं तो मिनिमम बेटा हमें 4 से 5 पैराग्राफ जो है वो मेन बॉडी के लिखने हैं, और फिर एक पैराग्राफ एटलीस्ट कंक्लूजन का विद कोटेशंस। ठीक है, इसके अंदर एटलीस्ट थ्री कोटेशंस हम ऐड करते हैं। अच्छा बेटा, ये कुछ टिप्स हैं ऐसे राइटिंग की, और ये बोर्ड की अपनी बुक से मैंने पिक्चर ली है। बिगन योर एसेज इंटरेस्टिंगली एंड अप्रोप्रिएटली, मुनासिब तरीके से दिलचस्प अंदाज में बेटा अपने एसेस की शुरुआत करें। वही अगेन आप डेफिनेशन से शुरुआत कर सकते हैं, आप कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, क्वेश्चन से। इट विल हेल्प ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड पीक देयर क्यूरियोसिटी। ठीक है, उनकी तजस्सुस को बढ़ाएगा ये चीज़, और उनकी तवज्जो हासिल करेगा रीडर्स की। Keep it between 300 to 500 words. This is the ideal length. You can take creative license to increase or decrease it. अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो लेंथ है ना वो मिनिमम 300 वर्ड्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 वर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अराउंड 500 वर्ड्स, और ये मिनिमम वाले क्राइटेरिया को अगर मैं कहूँ आप निकाल दे तो 500 वर्ड्स बेटा आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, और हम ऐसे भी इसी लेंथ पर करेंगे, क्योंकि 500 वर्ड्स के ऐसे करके ही हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। और ये 500 जो वर्ड्स हैं ये बेटा क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ है, आइडियल लेंथ है, इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड क्रिस्प, जो बेटा लैंग्वेज हम लिखते हैं उसमें जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो सिंपल होने चाहिए। अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स ब्रेक द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। जो बेटा गैर ज़रूरी मुश्किल अल्फाज हैं या थोड़े से मुश्किल अल्फाज होते हैं, उससे रीडर्स का भी फ़्लो बेटा पढ़ने का रुकता है, और सेंटेंस का फ़्लो भी जो है वो भी मुतासर होता है, कोई बात अच्छे से बनती नहीं है। मेन चीज़, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, यूज़ करेक्ट टेंसेस, फेलियर टू विच कैन डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द कंटेंट। बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे तो स्ट्रक्चर के बाद इसी के नंबर कटेंगे, अगर टेंसेस का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके नंबर कटेंगे। तो डेफिनेटली अगर नंबर कटेंगे तो हम एक 15 नंबर का सवाल लिखने के बावजूद भी अपने नंबर गवा बैठेंगे। Before starting to write an essay, brainstorm and organize your thoughts. In this way, you can ensure that the story will flow smoothly in an organized way. ऐसे स्टार्ट करने से पहले ब्रेनस्टॉर्म करें, यानी कि अगर कोई ऐसे आपने क्रिएटिवली लिखना है या रिप्रोड्यूस भी करना है तो बेटा उसके बारे में जितने पॉसिबल पॉइंट्स आपके जहन में आ सकते हैं उनको सोचें, और उनको बेटा एक पेज पे लिख लें, फिर उनको अरेंज कर लें कि पहले मैंने ये पॉइंट लिखना है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें पैराग्राफ में मैंने ये लिखना है। ठीक है, पॉइंट। तो बेटा इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। किसी टॉपिक के मुतालिक सोचना, जितने भी रैंडम आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं उनके मुतालिक सोच लेना और फिर उसको ऑर्गेनाइज कर लेना। तो बेटा ये आपका हो गया ऐसे राइटिंग की कुछ टिप्स। अगेन अब बेटा इसकी लेंथ और इस हवाले से हमने कितना करना है, वर्ड्स आपने जहन में रख लिए हैं 500, लेकिन अगेन इसमें हम 1 to 4 का फार्मूला अपनाते हैं। आपने उर्दू में 1 to 5 का फार्मूला सुना होगा। अगेन 1 मार्क्स, ठीक है, और उसके लिए 2 मिनट्स, और हम जो है वो अराउंड 4 लाइन इंग्लिश की लिखते हैं, 4 लाइन्स इंग्लिश की लिखते हैं। ठीक है, 4 सेंटेंसेस इंग्लिश के लिखते हैं। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या 500 वर्ड्स का क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लफ्ज़ ना गिन सकें तो 1 to 4 का फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब एक और चीज़ बेटा, इससे मुतालिक कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। मेन चीज़ बेटा कि आपने बहुत सारे बच्चों ने की बुक्स का पूछा है, तो बेटा हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 सनशाइन कंप्रीहेंसिव, और नंबर 2 सनशाइन कंसाइज। ये 2 है। लेनी सनशाइन की बुक है, अपडेटेड वर्जन, जो कि अपडेट हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर सारे पेपर्स वगैरह ऐड हो गए हैं, वो बेटा आपने लेना है। सनशाइन कंप्रीहेंसिव के अंदर डिटेल ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, क्वेश्चंस की भी, एसेस की भी, ठीक है, और रिकमेंडेड भी है बेटा वही। तो लेकिन वो बच्चे बेटा जो कि ज़्यादा लेंथ नहीं मुनासिब समझते, बेटा वो कंसाइज ले लें। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे आप मार्केट जाएं, जो आपको मुनासिब लगे सनशाइन कंप्रीहेंसिव या सनशाइन जो है वो कंसाइज, दोनों में से ले लें। एफए के स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो ये समझते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पढ़ सकते, जो तो पढ़ सकते हैं, पहली रिकमेंडेशन सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव की है, लेकिन चूंकि उसकी लेंथ वगैरह ज़्यादा है, क्वेश्चंस उसके बड़े हैं, आंसर्स, ठीक है, एसेस की लेंथ ज़्यादा है, तो फिर बेटा आप
कंसाइज भी ले सकते हैं। थैंक यू।